प्यारे विद्यार्थियों, @यूनिक प्लस 2.0 पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? तो इस क्लास 12th की फिजिक्स में हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है इस समय यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक कंडक्शन वैद्युत चालन, जिसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 की जब हम शुरुआत करेंगे, देखेंगे भाई क्या होता है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 की शुरुआत करने पर जो आज हमारा पहला पॉइंट है वो लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड करंट डेंसिटी। अगर हम हिंदी में इसको बोलें तो हिंदी में क्या होगा? विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। पहला पॉइंट का हमारा ये है। इससे पहले अगर मैं बात करूं कि हम लोग पढ़े क्या हैं, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने शुरुआत के पार्ट 1 में, इस चैप्टर की जो पार्ट 1 वाली क्लास थी उसमें हम लोगों ने वैद्युत धारा की डिफिनीशन पढ़ी थी। वैद्युत धारा के बाद में फिर हमने अनुगमन वेग, अपवाह वेग, श्रांत काल एंड क्या कहते हैं माध्य पथ, मुक्त पथ, ये पढ़ा था। गतिशीलता पढ़ी थी, धारा घनत्व पढ़ा था। उसके साथ साथ में प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता एवं विशिष्ट चालकता, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा समय ना लेते हुए इस टॉपिक पर चलेंगे और टॉपिक पर चलते हुए सीधा सीधा हम लोग लिख देंगे WKT। WKT का मतलब क्या होता है? बी नो डैट। बी नो डैट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम जानते हैं कि। इस वर्ड का यूज हम लोग कब करते हैं? इस वर्ड का यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी एक्सप्रेशन को प्राप्त करने के लिए हमें कोई डायरेक्ट फार्मूला यूज करना होता है, तो हम लोग WKT यानी हम जानते हैं कि बी नो डैट का यूज करते हैं। अब हम क्या जानते हैं? तो हम ये जानते हैं कि जो हमारी विशिष्ट चालकता सिग्मा होता है ये 1/ρ के इक्वल होता है। ठीक, और जो हमारा रो होता है ये किसके इक्वल होता है? ये E/J के इक्वल होता है। जहाँ पे E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और J क्या है? करंट डेंसिटी है। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन का अगर हम इसको 1 और 2 मान लें और 1 एंड 2 से कुछ देखना चाहें, ठीक है, 1 एंड 2 से कुछ देखना चाहें तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू, क्या मिलेगा? हमको मिलेगा सिग्मा इज इक्वल टू, इस रो की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो J ऊपर चला जाएगा, E नीचे चला आएगा। J इज इक्वल टू J अपान क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। या यहाँ से J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू E हो जाएगा। J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख क्या सकते हैं कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, जो करंट डेंसिटी होती है किसके इक्वल होती है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ से आप ये लिख सकते हैं इस इक्वेशन का यूज करके, ये जो J होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल E के। यानी कि किसी चालक की जो करंट डेंसिटी होती है, धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व क्या होता है? वैद्युत उस चालक के चारों ओर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट की ओर जब हम पढ़ेंगे तो सेकेंड पॉइंट हमारा है चिरपरिचित रूल है, जिसे आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? ओम का नियम। ओम का नियम। ठीक, ओम्स लॉ है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओम्स का नियम कहते हैं। ये नियम हमसे क्या कहता है? ये नियम हमसे ये कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? ये हमसे कह रहा है कि चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डिफिनीशन लिखेंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था
जैसे ताप, कामा दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रवाहित धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इनका रूल है। अब इनके रूल में हम मान लेंगे कि माना विभवांतर बी हुआ धारा स्मॉल आई है, तो इनका रूल क्या कह रहा है? बी प्रोपोर्शनल होगा आई, प्रोपोर्शनल घटाएंगे एक नियतांक आ जाएगा आर आ जाएगा, ठीक है, आर आ जाएगा। तो आर को क्या लिखेंगे? जहां आर एक नियतांक है, आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा? B/I, जिसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसका मात्रक बीमा सब कुछ हम लोग पहली वाली क्लास में नोट कर चुके हैं। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, कुछ चालक ऐसे होंगे जो ओम के नियम का पालन करेंगे, कुछ चालक ऐसे होंगे जो ओम के नियम का पालन करेंगे, और कुछ चालक ऐसे होंगे जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे। तो ठीक है, इसके आधार पर हमको दो परिपथ पढ़ने को मिलेगा। एक मिलेगा ओमीय परिपथ और दूसरा मिलेगा अनओमीय परिपथ। यदि आपसे इन दोनों की परिभाषा पूछी जाती है तो एक लाइन की परिभाषा है, आप लोग लिख देना। ओमीय परिपथ वह परिपथ होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं, वो कहलाते हैं ओमीय परिपथ। और अनओमीय परिपथ वह परिपथ होते हैं जो ओम के नियम का पालन क्या करते हैं? नहीं करते हैं। ओम के नियम का पालन अगर नहीं करते हैं तो ऐसे परिपथ को कहेंगे अनओमीय परिपथ, और जो परिपथ ओम के नियम का पालन करेंगे, ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे, उन्हें हम अनओमीय परिपथ कहेंगे। अब यदि बात आती है कि कौन सा ओमीय परिपथ होगा, कौन सा अनओमीय परिपथ होगा, तो जो हम लोगों के यहाँ करंट यूज की जा रही है, इसमें जो वायर लगे होते हैं ये क्या करते हैं? ओम के नियम का पालन करते हैं। लेकिन अगर हम ट्रांजिस्टर की बात कर लें, ट्रायोड की बात कर लें, डायोड की बात कर लें, इन सब में एक्चुअल में होता है कि करंट बहुत लो मात्रा में प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ के जो वायर लगे होते हैं वो अनओमीय परिपथ को फॉलो करते हैं, यानी ओम के नियम का फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसी में एक छोटा सा पॉइंट ये आता है कि अगर ओमीय परिपथ है, कैसा परिपथ है? ओमीय परिपथ है, तो आई और बी का ग्राफ कैसा होगा? ओमीय परिपथ है तो आई और बी का ग्राफ कैसा होगा? और अगर अनओमीय परिपथ है तो आई और बी का ग्राफ कैसा होगा? ध्यान देखिएगा, अगर हमारा ओमीय परिपथ है तो आई और बी का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। क्या होगा? ये लाइन जो होगी यही होगा R इक्वल टू B/I। अगर ऐसा ग्राफ प्राप्त हो रहा है तो ये हमारा ओमीय परिपथ होगा। लेकिन अगर हमें ऐसा ग्राफ मिल रहा है, कैसा ग्राफ मिल रहा है? ऐसा। ये ग्राफ आपको मिलेगा जब जो टार्च हम लोग जलाते हैं, टार्च में जो लाइट यूज की जाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अनओमीय परिपथ कहेंगे। ये किस परिपथ का ग्राफ है? अनओमीय परिपथ का ग्राफ है। ठीक, और ये किसका ग्राफ है? ये ओमीय परिपथ का ग्राफ।
ठीक, अब यहीं पर एक चीज लगे हाथ हम लोग और सीख लेते हैं। ये जो हमारा अनओमीय परिपथ होता है, इसके खंड वाई खंड, यानी कि यहाँ पे इसका कुछ रेजिस्टेंस कुछ दूसरा होगा, यहाँ दूसरा होगा, यहाँ दूसरा होगा, यहाँ दूसरा होगा, यहाँ दूसरा होगा। तो इसके पर्टिकुलर पार्ट में, सूक्ष्म भाग में जो हम लोग विभवांतर अप्लाई करेंगे, उसके विभवांतर के डिफरेंस को यानी डेल्टा बी को, अब इस पर्टिकुलर पार्ट में इसमें जितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी उसके डिफरेंस के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, या गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि हमारा डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है। डायनेमिक रेजिस्टेंस या गत्यात्मक प्रतिरोध, गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक, परिभाषा इसकी क्या होगी? परिभाषा में कुछ नहीं लिखना, लिखिए किसी अनओमीय परिपथ के लिए, किसी अनओमीय परिपथ में परिपथ के किसी खंड के विभवांतर डेल्टा बी व उस खंड में प्रवाहित धारा, उस खंड में प्रवाहित धारा डेल्टा आई, प्रवाहित धारा डेल्टा आई के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, ये हो गई इसकी डिफिनीशन। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है, और जब पूछेगा तो आप यही बताओगे कि डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? डायनामिक जो रेजिस्टेंस होता है ये डेल्टा बी अपान डेल्टा आई होता है। कौन से परिपथ में रहता है? ये अनओमीय परिपथ में रहता है। ओके, नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट आता है कि प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। क्या आता है? प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। जो अगली हेडिंग है वो ये आता है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। ओके, ये नेक्स्ट हेडिंग है। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। तो इसको कैसे सीखेंगे? एक्चुअल में होता क्या है कि जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध भी धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, जब चालक का टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, किसी सर्किट को ज़्यादा यूज करेंगे, उसमें करंट फ्लो होगा तो उसमें कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी आएगी, और उस थर्मल एनर्जी के कारण उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। तो हम इसमें मान लेते हैं, क्या करते हैं कि माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R0 तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध RT है। क्या है? RT है। तो जैसे हम ये मानेंगे, हमको एक एक्सप्रेशन मिलता है। क्या मिलता है? डायरेक्ट हम लिखे दे हैं, RT इज इक्वल टू होता है R0 1 प्लस अल्फा टी। RT इज इक्वल टू क्या हो गया? R0 1 प्लस अल्फा टी हो गया। सारी वैल्यू आप लोगों को पता है। RT T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है, R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 1 होता है। T क्या है? समय है। यहाँ पे T क्या है? समय है। ओके, यहाँ पे जो E वाला T लिखा हुआ है ये क्या है? टाइम। ये क्या है? टाइम है। ठीक, अब ये 1 प्लस पर ये टाइम नहीं टेम्परेचर है। टाइम नहीं, क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर की बात हम लोग कर रहे हैं। अल्फा क्या है? अल्फा को कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। अंग्रेजी बोलें तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? थर्मल रेजिस्टेंस
कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक, इसका मान कितना होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फा का मान कितना होता है तो आप क्या बताओगे? कहोगे सर जी अल्फा का मान 1/273 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग सारे धातुओं के लिए। यानी अगर हमारे पास जो वायर है वो मेटल का है तो प्रत्येक मेटल के लिए जो अल्फा का मान होता है नियरली 1/273 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। यहाँ पे हम रखेंगे तो हमको T डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारा चालक है उसका प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे अगली हेडिंग हमारी क्या होगी? अगली हेडिंग होगी सुपर कंडक्टिविटी। क्या होगी? सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी, इसको हिंदी में कहते हैं अतिचालकता। आजकल इसका उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ट्रेंड में ये है, हम लोग इसको जान लेंगे। छोटी सी हेडिंग के रूप में है। जब आप फिजिक्स के साथ में मास्टर डिग्री हासिल करेंगे तो उसमें सुपर कंडक्टिविटी का एक पूरा पेपर होता है। सुपर कंडक्टिविटी का क्या होता है? एक पूरा पेपर होता है। समझेंगे पहले इसको। एक्चुअल में अभी जब हम लोग ये वाली स्लाइड पढ़ रहे थे इसमें हम लोगों ने क्या सीखा? टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ रहा है तो इसका अगर हम रिवर्स सोचें क्या कि टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं? लेस कर रहे हैं, यानी कम कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? रेजिस्टेंस भी कम होगा। टेम्परेचर को और कम करेंगे तो ये और कम होगा, और कम करेंगे और कम होगा। तो एक स्थिति ऐसा आएगी कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो एक निश्चित टेम्परेचर पर इसका चालक का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? एक स्थिति ऐसी आएगी जिस पर चालक का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? चालक के उस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। और जब जीरो हो जाएगा तो इस स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं? अतिचालकता कहते हैं। ऐसे चालक को सुपर कंडक्टर यानी अतिचालक कहते हैं। और पदार्थ के इस गुण को सुपर कंडक्टेंस कहते हैं या अतिचालकत्व कहते हैं। जिस टेम्परेचर पे ये घटना होती है उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर या संक्रमण ताप कहते हैं। चलते हैं, लिख लेते हैं। चलते हैं, क्या करते हैं? लिख लेते हैं। चलिए भाई, क्या है सुपर कंडक्टिविटी? सुपर कंडक्टिविटी हम क्या बताएं? टेम्परेचर घटाएंगे प्रतिरोध कम होता जाए। देखो क्या लिखेंगे? जब किसी चालक का ताप घटाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी घटता है। उसका प्रतिरोध भी क्या होता है? घटता है। यदि ताप घटाते जाएं तो एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। इस घटना को सुपर कंडक्टिविटी यानी अतिचालकता कहते हैं। सुपर कंडक्टिविटी यानी कि अतिचालकता कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तथा चालक को अतिचालक अंग्रेजी बोलें तो सुपर कंडक्टर कहते हैं। और एक चीज़ है इसी में, क्या है भाई? पदार्थ के इस गुण को किस गुण को? जिस गुण में टेम्परेचर घटाने पे उसका रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। पदार्थ के इस गुण को अतिचालकत्व अंग्रेजी सुपर
कंडक्टेंस, सुपर कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक, ये हो गया, ये आपकी डिफिनीशन हो गई, घटना हो गई। ऐसे चालक को सुपर कंडक्टर कहेंगे, गुण को क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टेंस कहेंगे। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या होता है, जैसे जब समर का सीजन चलता है, किसका सीजन चलता है, समर का, और विंटर का सीजन चल रहा है, तो जो हमारे पावर हाउस होते हैं इनकी क्षमता फिक्स होती है कि ये इतने मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे ही करेंगे। विंटर के सीजन में क्या होती है, विंटर के सीजन में जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि इस वाले सीजन में जो डिमांड हो जाती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इनकी क्षमता, मान लीजिए कोई मेगा अपने यूपी में पावर हाउस लगा हुआ है, उसकी क्षमता 1000 मेगावाट है, 1000 मेगावाट है, तो वो उत्पादन 1000 ही करेगा। अब गर्मी में किसी दिन डिमांड हो गई 1200-1400 मेगावाट की, तो बिजली कहाँ से आएगा, पावर हाउस से ही बिजली आना है, उसकी क्षमता 1000 मेगावाट की है, तो 1200-1400 कहाँ से आएगा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब ठंडी में डिमांड कम होती है तो ये लोग करते क्या है, ऐसे पदार्थ का यूज करते हैं जो सुपर कंडक्टर होता है, जिसमें सुपर कंडक्टेंस पाया जाता है, जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर घटा के 0 कर देते हैं। तो 0 करने के बाद उसमें धारा का संचय कर लेते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसी तार से जोड़ करके फिर इन पावर हाउसों के द्वारा जब डिमांड ज़्यादा होती है तो बिजली प्रवाहित कर दी जाती है। तो सुपर कंडक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। एक्चुअल में सुपर कंडक्टिविटी का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजली की पावर को सेव कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर सेव की हुई पावर का यूज कर सकते हैं। ओके, ज़रूरत पड़ने पर बची हुई पावर को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी के बाद में इस चैप्टर का जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है, वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, अंग्रेजी में अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। ठीक, समझेंगे पहले फिर लिखेंगे। समझना क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो जो स्रोत होता है, स्रोत जो हमारा धारा प्रवाहित कर रहा होता है, उसको धारा प्रवाहित करने के लिए कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है या कुछ कार्य करना पड़ता है। तो जो कुछ कार्य करना पड़ता है वही कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत ऊर्जा कहलाएगा। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी तो प्रवाहित होने के दौरान जो उसके कंडक्टिव आयन होंगे यानी आवेश वाहक होंगे वो एक दूसरे से टकराते हुए चलेंगे। तो इस टक्कर के दौरान होगा क्या कि उसमें कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी क्रिएट होगी, मीन्स ऊष्मीय ऊर्जा भी उत्पन्न हो जाएगी, और इस ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण उनका तापमान भी थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक का तापमान भी बढ़ जाता है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों ने अपने घरों पे हीटर देखा होगा, प्रेस करने वाला आयरन देखा होगा। ठीक है, इन सब में विद्युत धारा की ऊष्मीय गुण का उपयोग किया जाता है। पहले जो 10 रुपये वाला बल्ब आता था, अब तो सारे एलईडी बल्ब लगे रहते हैं। तो 10 रुपये वाले बल्ब जब होते थे वो जलते थे, तो जलने के बाद उनको कोई टच नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उनमें थर्मल एनर्जी ज़्यादा क्रिएट होती थी। ओके, ठीक है, तो इन सब के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जब उसके आयन टकराए, उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई, तो कुछ कार्य उसको करने के लिए किया गया, आवेश को प्रवाहित करने के लिए भी कार्य किया गया। तो इन्हीं सब कार्यों का जो योग होता है उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत ऊर्जा कहलाता है।
अब ये इतनी बार हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो किया गया कार्य होगा वो W होगा, क्या होगा, W होगा, और W इज इक्वल टू क्या होगा भाई, B इंटू क्यू होगा, क्या होगा, B इंटू क्यू होगा। बार बार बता चुके हैं कैसे B इज इक्वल टू होता था W अपान क्यू, वहीं से। ओके, तो इसको हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इतना आप लोग समझदार हैं कि यहाँ B पोटेंशियल हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, आवेश, प्रवाहित आवेश की मात्रा हो जाएगी। अब यदि ये आवेश t समय तक प्रवाहित हो रहा, यदि ये आवेश t समय तक प्रवाहित हो रहा हो, अब इससे उत्पन्न धारा का मान क्या हो, इससे उत्पन्न धारा का मान हो I, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। चलो भाई, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, B इंटू IT हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखो B बराबर ओम के नियम से IR होता है, ओम के नियम से B बराबर क्या होता है, IR। तो अब W इज इक्वल टू क्या हो गया, B की जगह हम लोग रख देंगे I, तो ये हो जाएगा I का I में मल्टीप्लाई कराएंगे I स्क्वायर RT हो गया। और एक चीज़ यहाँ से देखो, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ से I इज इक्वल टू हो गया B अपान R, I इज इक्वल टू जब B अपान R हो गया तो अगर हम इसमें रख दें तो B, I की जगह पे B अपान रखेंगे तो B और B का स्क्वायर हो जाएगा, यानी W इज इक्वल टू क्या हो गया, B स्क्वायर, W इज इक्वल टू क्या हो गया, B स्क्वायर अपान R इंटू T हो जाएगा। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर R अपान T हो जाएगा। ठीक, तो ये सब कार्य हो गया, ये सब क्या हो गया, कार्य हो गया। अब कार्य का एक्सप्रेशन हमको W इज इक्वल टू क्या क्या मिला है, W इज इक्वल टू मिला है PQ इज इक्वल टू BIT इज इक्वल टू क्या मिला, I स्क्वायर RT मिला, और इज इक्वल टू क्या मिला, B स्क्वायर अपान RT। अब किया गया कार्य ही क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा होता है, तो यही U के इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, U के इक्वल। अब U बराबर क्या हो जाएगा, BQ बराबर BIT बराबर I स्क्वायर RT, अब बराबर B स्क्वायर अपान RT। अब ये जो ऊर्जा होगा, कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक, इतना चीज ध्यान रखिएगा। अब यदि आपसे कोई पूछे कि t समय तक धारा प्रवाहित की गई, अब इस धारा को प्रवाहित करने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो ऊष्मा उत्पन्न होने के लिए चूंकि क्या होता है, 1 जूल बराबर होता है, ठीक है, 1 जूल बराबर होता है 4.2, 1 कैलोरी बराबर, ध्यान से सुनिएगा, एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो यहाँ से 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा। ठीक, अब ये हमको जूल में मिला हुआ है, इसी को अगर हम कैलोरी में चेंज कर दें तो हमें उत्पन्न ऊष्मा पता चल जाएगी। तो उत्पन्न ऊष्मा के लिए हम क्या लिखेंगे कि अतः चालक में T समय में उत्पन्न ऊष्मा, T समय में उत्पन्न ऊष्मा, देखो भाई H, अब H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U अपान 4.2 कैलोरी। अब देखो जितना भाई निकला था सब पे हम रखेंगे, सब पे रखेंगे, तो सबसे पहले निकला था BQ, तो BQ अपान 4.2 इज इक्वल टू BIT अपान 4.2 इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपान 4.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर अपान RT, और इनटू में यहाँ पे 4.2 भी होगा कैलोरी। तो ये किसी चालक तार में जब हम T समय तक कोई करंट फ्लो करेंगे, अगर आवेश की मात्रा Q है, पोटेंशियल B है, तो BQ अपान 4.2 हो जाएगा। पोटेंशियल B, धारा I, समय T है तो BIT अपान 4.2 हो जाएगा। करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो I स्क्वायर RT अपान 4.2 हो जाएगा। रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल दिया हुआ है तो B स्क्वायर R अपान T हो जाएगा। ओके, तो ये उत्पन्न ऊष्मा, H का मतलब क्या है भाई, H का मतलब है हीट। अब हीट का मतलब क्या है, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा। क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा। इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम लोग अपने घर पे आयरन में करते हैं। आयरन यानी जिससे आप लोग कपड़ा प्रेस करते हैं। इसके बाद कहाँ करते हैं, हीटर में करते हैं। किस में करते हैं, हीटर में करते हैं, टोस्टर में करते हैं, सेल्डर में करते हैं, और सेल्डर के साथ साथ वो जो आज के समय में ठंडी पानी गर्म करने वाली राड आती है उसमें भी इसी का यूज किया जाता है।
इस हेडिंग को अभी चूंकि वैद्युत ऊर्जा के साथ साथ में शक्ति थी, तो अब हम लोग शक्ति यानी पावर लिखेंगे। शक्ति यानी क्या लिखेंगे? पावर लिखेंगे। इसको शक्ति भी कहते हैं, सामर्थ्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामर्थ्य भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, शक्ति और सामर्थ्य क्या होगा? वैद्युत ऊर्जा के क्षय की समय दर, वैद्युत ऊर्जा के क्षय की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा के क्षय की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक, यानी कि यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू हो जाएगा U अपान टी। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? U अपान टी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए भाई, U का मान था BQ अपान टी हो जाएगा, इज इक्वल टू BIT अपान टी हो जाएगा, इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपान टी हो जाएगा, इज इक्वल टू B स्क्वायर T अपान R, और फिर भी T हो जाएगा, डिवाइड करेंगे। शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो इन सब का मात्रक वाट हो जाएगा। जो कट रहा है वो काट दीजिए। तो यहाँ इस T से T, इस T से T, इस T से T कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमको P इज इक्वल टू क्या मिला? P इज इक्वल टू मिला BQ अपान T इज इक्वल टू B इंटू आई इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू नहीं, इक्वल टू B स्क्वायर अपान R। इतने फार्मूले हमें वैद्युत शक्ति के लिए मिले। इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अब जो ये वाट है, ये शक्ति का छोटा मात्रक है, इसलिए कहीं कहीं पर KW को कहा जाता है किलोवाट, और किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट। इसका यूज किया जाता है। जो हमारे वैद्युत ऊर्जा पावर हाउस होते हैं, वहाँ पे MW को कहते हैं मेगावाट। क्या कहते हैं? मेगावाट कहते हैं। और मेगावाट बराबर होता है 10⁻⁶ वाट। इसका भी यूज किया जाता है। एक चीज़ और, जो घरों में यंत्र लगे होते हैं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह जो आते हैं, पानी का मोटर लगा होता है, इनकी जो पावर होती है उसको हार्स पावर में नापा जाता है। इसमें हार्स पावर में, जिसको शॉर्टकट में HP कहा जाता है। जैसे आप लोगों के घर पे जो पानी का मोटर लगा होगा, आप लोग घर पे पता कीजिएगा, 1 हार्स पावर का होगा, 1.5 हार्स पावर का होगा, 2 हार्स पावर का होगा, यानी 1 HP, 1.5 HP, 2 HP। जो ट्रैक्टर होते हैं 35 HP, 60 HP, 50 HP के होते हैं। तो जो एक ये HP होता है, ये 746 वाट के इक्वल होता है। 746 वाट के इक्वल होता है। ओके, तो ये हो गया पावर। ये क्या हो गया? पावर। एक चीज़ ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये यच, क्या पढ़े थे? यच पढ़े थे। यच में देखो, हम अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें, क्या करें? कंपैरिजन करें, इसका और इसका कंपैरिजन करें, तो इन दोनों के कंपैरिजन में हमको क्या मिल रहा है? जो हमको यच मिल रहा है, ये प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के, अथवा यच किसके प्रोपोर्शनल है? B स्क्वायर के। तो ध्यान दीजिएगा, किसी चालक में उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा, किसी चालक में उत्पन्न जो उष्मीय ऊर्जा होती है, वो उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के अथवा उसके सिरों के बीच विभवांतर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये जो हमने 2 रूल लिखा है, इन दोनों रूलों को क्या, किस नाम से जाना जाता है? जूल का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? जूल्स लॉ कहते हैं। और ये जूल्स लॉ सिर्फ वही चालक फॉलो करते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो जूल का लॉ क्या है? जूल का लॉ वो मतलब क्या कहता है कि किसी चालक में उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा उस चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती अथवा उसके चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसी को जूल का नियम कहते हैं। ठीक, अब हम लोग चढ़ेंगे आगे, जब बढ़ेंगे तो आगे एक पॉइंट आता है KWH। क्या आता है? KWH। पूरा फुल फॉर्म इसका है किलो वाट आवर। किलो वाट आवर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं किलोवाट घंटा। क्या कहते हैं? किलोवाट। ठीक,
अब जैसे ही इसमें वाट लिखा आता है, बच्चों के मन में ये आ जाता है कि ये शक्ति का मात्रक होगा। किसका मात्रक होगा? शक्ति या पावर का मात्रक होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें वाट के साथ साथ समय भी जुड़ा है। वाट के साथ साथ क्या जुड़ा हुआ है? समय भी जुड़ा हुआ है। और चूंकि P बराबर हो गया W/T, तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो इसका मात्रक वाट और इसका मात्रक समय, और बराबर क्या बचा? W जो है ये ऊर्जा का है। क्या है? ऊर्जा का। तो ये वाट गुणे समय लग गया, तो ये शक्ति का मात्रक ना रह करके किसका मात्रक हो जाता है? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाता है। ओके, तो हम लोग पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर लिखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या समझना है? कॉन्सेप्ट में हमको ये समझना है कि एक्चुअल में जो हम लोगों के घरों में या उद्योगों में विद्युत यूज की जाती है, उसका मापन हम लोग शक्ति के हिसाब से नहीं, उस जूल के हिसाब से करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा के हिसाब से करते हैं, विद्युत शक्ति के आधार पर नहीं करते हैं। अब चूंकि जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, इसलिए घरों पे खर्च होने वाली ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? kWh का यूज करते हैं, जिसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी BTU कहा जाता है, या साधारण बोलचाल की भाषा में यूनिट कहा जाता है। तो ध्यान से क्या लिखेंगे? डिफिनीशन लिखेंगे कि घरों और उद्योगों में प्रयोग होने वाली बिजली की माप विद्युत ऊर्जा के आधार पर की जाती है। विद्युत ऊर्जा के आधार पर की जाती है, ना कि विद्युत शक्ति के आधार पर। ठीक। सिंस जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, अतः ऊर्जा मापने के लिए विद्युत ऊर्जा मापने के लिए kWh अथवा BTU का फुल फॉर्म क्या होगा? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये लिखे दे रहे हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का उपयोग किया जाता है, जिसे यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का यूज किया जाता है, जिसे यूनिट कहते हैं। लगे हाथों जान लेते हैं कि ये kWh किसके इक्वल होता है। तो जो हमारा kWh होता है, ध्यान से देखिएगा, kW किलोवाट, तो किलोवाट को अगर हम वाट और सेकंड में चेंज करें इसको, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा? 1000 वाट। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये महोदय हो जाएंगे 3600 सेकेंड। तो ये हो गया 10⁻3। ये क्या हो गया? 10⁻3। अब ये हो गया 3.6 × 10⁻3। अब ये हो गया वाट सेकंड। क्या हो गया? वाट सेकंड। इनको साथ में करेंगे तो kWh = क्या हो गया? 3.6 × 10⁻6। और वाट सेकंड को जूल कहा जाता है। वाट सेकंड को क्या कहा जाता है? जूल कहा जाता है। यानी 1 kWh किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। अब यदि हमें कोई पूछे कि यूनिटों की संख्या कैसे हम निकालेंगे, अगर मान लीजिए हमारे घर पे कोई ऑपरेटर चल रहा है, तो यूनिटों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो यूनिटों की संख्या का 2 फार्मूला है। पहला फार्मूला क्या है? पहला फार्मूला है कि आप जो भी यूज हो रहा है वाट इंटू आवर इंटू डे। अब इसी में एक और लिख लीजिए, हाँ चलिए रहने दीजिए, अपॉन 1000 कर दीजिए।
वाट इंटू हावर इंटू डे अपान 1000 कर लीजिए। अगर दिनों की संख्या दी हुई है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो हम 1 कर लेंगे। अब मान लीजिए यदि आपसे कोई पूछे 60 वाट के 5 बल्ब 5 घंटे तक इतने दिनों तक चलाए जाते हैं, तो जब 5 बल्ब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये फार्मूला एक ऑपरेटर्स के लिए, जितने ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे हम क्या करेंगे, लास्ट में नंबर ऑफ ऑपरेटर्स से भी गुणा करवा देंगे। ओके, तो एक फार्मूला ये होगा और दूसरा फार्मूला इसका क्या होगा, इसका जो दूसरा फार्मूला होगा वो होगा वोल्ट गुणे एम्पियर। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये वोल्ट गुणे एम्पियर होता है यही वाट बन जाएगा, और उसके बाद जो लिखा हुआ है वही लिख दीजिए, क्या, आवर इंटू डे अपान 1000। अब ये सिंगल ऑपरेटर्स के लिए आया, अगर ऑपरेटर्स मल्टीपल नंबर में है तो इनटू क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स भी कर देंगे, क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स भी कर देंगे। तो इस तरीके से आप यूनिट की संख्या निकाल सकते हैं। और ये था आपके इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक कंडक्शन नाम का चैप्टर आपका थ्योरी में यहीं पे समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल के साथ फिर मिलेंगे।